रूट कैनाल ट्रीटमेंट को लोग अक्सर सिर्फ क्लीनिंग और फिलिंग समझते हैं, लेकिन सच क्या है? एंडोडोंटिक थेरेपी का सबसे क्रिटिकल फेस है क्लीनिंग और शेपिंग, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इरिगेशन। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुए तो चाहे आप कितना भी परफेक्ट ऑब्चुरेशन कर लो, ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। चलिए सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। रूट कैनाल एक सिंपल स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स एनाटमी होती है। लेटरल कैनाल्स, असेसरी कैनाल्स, इस्थमस, एपिकल रेमिफिकेशन, इन सभी जगहों पर बैक्टीरिया इजीली हाइड कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल फॉर्म में नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई करके माइक्रो कॉलोनीज बनाते हैं। और जब पल्प नेक्रोटिक हो जाती है तो एनवायरनमेंट क्या बन जाता है? वार्म, मॉइस्ट, एनारोबिक और न्यूट्रिएंट रिच। ये एक आइडियल इन्वायरमेंट है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। इसी वजह से बैक्टीरिया डेंटल ट्यूब्यूल्स के अंदर 2000 माइक्रोमीटर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट क्या है? एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, एंडोडोंटिक डिजीजेस का प्राइमरी कॉज क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए ट्रीटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है माइक्रोबियल एलिमिनेशन, डेब्रिस रिमूवल और री इन्फेक्शन प्रिवेंशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखिए, इंस्ट्रूमेंट शेप्स द कैनाल बट इरिगेंट्स क्लीन द कैनाल। हैंड फाइल्स और रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ शेप देते हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक डेब्रिस, नेक्रोटिक टिश्यू और बैक्टीरिया बचते हैं, उन्हें रिमूव करता है इरिगेशन सॉल्यूशन। आइडल रिक्वायरमेंट क्या है इरिगेंट की? एक आइडल इरिगेंट में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? नंबर वन, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्रोटिक और वाइटल पल्प टिश्यू डिसॉल्व करना चाहिए। डेब्रिस को फ्लश आउट करना चाहिए। बायोकम्पैटिबल होना चाहिए। स्मीयर लेयर रिमूव करनी चाहिए। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। लो सरफेस टेंशन होना चाहिए। लेकिन क्लिनिकली एक भी इरिगेंट ऐसा नहीं है जो ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ फुलफिल करे, इसलिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ इरिगेंट्स यूज करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये एंडोडोंटिक्स का मोस्ट वाइडली यूज्ड इरिगेंट है। ये एक क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड सोल्यूशन होता है जिसमें अवेलेबल क्लोरीन होता है। जब सोडियम हाइपोक्लोराइड आयोनाइज होता है तब ये हाइपोक्लोरस और हाइपोक्लोराइड आयन बनाता है। ये कंपोनेंट बैक्टीरियल सेल वॉल पेनिट्रेट करता है, सेलुलर प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, डीएनए सिंथेसिस को डिसरप्ट कर देते हैं। सो इन कंपोनेंट्स के करके क्या होता है? बैक्टीरियल सेल डेथ। क्लिनिकली यूज होने वाली कंसंट्रेशन क्या है सोडियम हाइपो की? इट्स 0.5% टू 5.2%। रिमेंबर, हायर कंसंट्रेशन इज मोर इफेक्टिव, लेकिन टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज होती है, इसलिए कॉमनली यूज्ड परसेंट है 2.5% यूज किया जाता है। इफेक्टिवनेस कैसे इंक्रीज करते हैं? अगर आप लोअर कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं तो इरिगेंट का वॉल्यूम इंक्रीज करें, कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज करें, इरिगेंट को वार्म करें, अल्ट्रा पैसिव अल्ट्रासोनिक एक्टिवेशन यूज करें। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक कंप्लीट पल्प टिश्यू को 20 मिनट से 2 आवर्स में डिसॉल्व कर सकता है। ये प्रॉपर्टी उसे एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बनाती है, स्पेशली इस्थमस एरिया और सी शेप्ड कैनाल्स में। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये साइटोटॉक्सिक है, एक्सीडेंटल एक्सट्रूजन से सवेयर टिश्यू डैमेज हो सकता है, स्मीयर लेयर रिमूव नहीं करता, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, लाइट और हीट से डीग्रेड होता है। अगला इरिगेंट है ईडीटीए। इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ईडीटीए एक चिलेटिंग एजेंट है। मैकेनिज्म क्या है? ये कैल्शियम आयंस के साथ कंबाइन करता है, डेंटीन को डीमिनरलाइज करता है, केनाल वॉल्स को सॉफ्ट बनाता है। फंक्शन क्या है? ये स्मीयर लेयर रिमूवल करता है। सो रिमेंबर, स्मीयर लेयर रिमूवल ईडीटीए करता है, एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड ईडीटीए रिमूव नहीं करता। ये केनाल की इनलार्जमेंट में हेल्प करता है, इंस्ट्रूमेंटेशन इजी बनाता है।
अब आपको पता होना चाहिए स्मीयर लेयर क्या होता है। स्मीयर लेयर डेंटिन, पल्प टिश्यू और बैक्टीरिया का मिक्सचर होता है। What should be the clinical protocol to use EDTA? It should be 17% EDTA for 1 minute, followed by hypochloride rinse. It is specially used for narrow canals, calcified canals, फाइल नेगोशिएशन डिफिकल्ट हो, इस सिचुएशन में ईडीटीए जेल यूज किया जाता है। अगला सॉल्यूशन है मटाड। मटाड एक कॉम्बिनेशन है टेट्रासाइक्लिन, सिट्रिक एसिड और डिटर्जेंट का। इसको फाइनल रिंस के रूप में यूज किया जाता है। ये स्मीयर रेल रिमूव करता है और ये स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है। अगला सॉल्यूशन है क्लोरहेक्सिडीन। इट्स 2% क्लोरहेक्सिडीन डाइग्लूकोनेट। It is broad spectrum antimicrobial, especially effective against Enterococcus E fecalis. It has unique proptivity, substantivity, long lasting antimicrobial effect. So, which irrigant shows substantivity? It's the chlorhexidine as it has long lasting antimicrobial effect. Limitation क्या है? Smear layer remove नहीं करता. Now, what are the factors that affect irrigation efficacy? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ इरिगेंट, कंसंट्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, टेम्परेचर, कॉन्टैक्ट टाइम, नीडल डेप्थ, केनाल डायमीटर और एज ऑफ सोल्यूशन। मोर वॉल्यूम, मोर टाइम, बेटर क्लीनिंग। इरिगेशन टेक्निक यूज किया जाता है लोअर लॉक सिरिंज और साइड वेंटेड नीडल। नीडल को केनाल में बाइंड नहीं होना चाहिए। इरिगेंट को फोर्सफुली इंजेक्ट नहीं करना चाहिए। जेंटल प्रेशर यूज करना चाहिए। केनाल को वॉश करना, सोल्यूशन को पुश नहीं करना। अगला टॉपिक है सोडियम हाइपोक्लोराइड एक्सीडेंट। इसका कॉज है इरिगेंट का पेरीएपिकल टिश्यू में एक्सट्रूजन। इफेक्ट क्या होगा? सवियर पेन, स्वेलिंग, टिश्यू डैमेज। प्रिवेंट किससे कर सकते हैं? साइड वेंटेड नीडल यूज करें, नीडल को बाइंड ना होने दे, लो प्रेशर मेंटेन करें, केनाल को हमेशा इरिगेंट से फील्ड रखें, फ्रीक्वेंट इरिगेशन करें, नैरो कैनाल्स में पंपिंग टेक्निक यूज करें, फाइनल ड्राइंग अब्जॉर्बेंट पेपर पॉइंट से करें। तो याद रखिए, क्लीनिंग एंड शेपिंग सिर्फ हाफ वर्क है। रियल सक्सेस डिपेंड करता है इफेक्टिव इरिगेशन पर। अगर इरिगेशन प्रॉपर नहीं हुई तो बेस्ट ऑब्चुरेशन भी ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल नहीं बना सकती। अब हमने इरिगेशन समझा, कैसे हम केनाल को क्लीन करते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगर बैक्टीरिया कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुए तो उन्हें टेम्परेरी कंट्रोल कैसे करें बिटवीन अपॉइंटमेंट्स। यही से स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक जो है इंट्रा केनाल मेडिकामेंट्स। इंट्रा केनाल मेडिकामेंट्स का मेन क्या रोल है? रूट केनाल के अंदर जो रेजिडुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना और इन्फेक्टेड केनाल को डिसइंफेक्ट करना। इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इरिगेशन प्लस इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू प्राइमरी क्लीनिंग। इंट्रा केनाल मेडिकामेंट्स इज इक्वल टू एडिशनल एंटी माइक्रोबियल सपोर्ट। वाई आर दे नीडेड? कब जरूरत पड़ती है इंट्रा केनाल मेडिकामेंट्स की? जब इन्फेक्शन सवेयर हो, जब केनाल कंप्लीटली डिसइंफेक्ट नहीं हो पा रहा, जब मल्टीपल विजिट रूट केनाल ट्रीटमेंट हो। ये स्पेशली यूजफुल होते हैं परसिस्टेंट वेट केनाल्स, रिजाइडुअल इन्फेक्शन, टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन और लीकेज प्रिवेंशन बिटवीन द अपॉइंटमेंट्स। सो एक आइडल इंट्रा केनाल मेडिकामेंट का क्या कैसा होना चाहिए? इसमें स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होनी चाहिए, पेरी एपिकल टिश्यू के लिए नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होना चाहिए, ब्लड और प्रोटीन प्रेजेंस में भी इफेक्टिव होना चाहिए।
तो ये सब उसका आइडल रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी इंट्रा केनाल मेडिकामेंट परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम सेलेक्टिव एंड रैशनल यूज करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? सबसे कॉमनली यूज इंट्रा केनाल मेडिकामेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखो, हर्मन ने 1920 में इंट्रोड्यूस किया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1920 में हर्मन ने इंट्रोड्यूस किया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच अराउंड 12.5 होता है, जो कि एक्सट्रीमली अल्कलाइन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है? 12.5, जो कि एक्सट्रीमली अल्कलाइन होता है। और ये रिलीज क्या करता है? ये रिलीज करता है हाइड्रोक्सिल आयंस। ये हाइड्रोक्सिल आयंस क्या करते हैं? ये बैक्टीरियल सेल वॉल डैमेज करते हैं, प्रोटीन डीनेचुरेशन करते हैं और डीएनए डिस्ट्रक्शन करते हैं। इन सब से रिजल्ट क्या आता है? बैक्टीरियल की डेथ हो जाती है। एडिशनल बेनिफिट क्या होते हैं? ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करते हैं, हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन स्टिमुलेट करता है और पेरीएपिकल हीलिंग प्रमोट करते हैं। रिमेंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, उसे एक व्हीकल के साथ मिक्स किया जाता है। अब कौन कौन से व्हीकल जो हम यूज कर सकते हैं? हम एक्वस व्हीकल यूज कर सकते हैं, जो कि वाटर बेस्ड होते होंगे। ये क्विक एक्शन करेंगे, क्विक आयन रिलीज करेंगे। और हम विस्कस व्हीकल्स यूज कर सकते हैं, लाइक ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ये स्लो रिलीज होंगे और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होंगे। कॉमर्शियली ये सब अवेलेबल होता है नॉन सेटेबल पेस्ट फॉर्म में, सिरिंज या डिलीवरी सिस्टम में। इजी प्लेसमेंट होती है, मिनिमल इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर होता है। सो ये एक सिरिंज फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जो कि इजी प्लेसमेंट, इनका प्लेस करना ही हमें इजी लगता है। कभी कभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन किया जाता है क्लोरहेक्सिडीन के साथ, अदर मेडिकामेंट्स के साथ। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सिनर्जिस्टिक एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट शो करता है। क्लोरहेक्सिडीन सिर्फ इरिगेंट नहीं, इंट्राकेनाल मेडिकामेंट के रूप में भी यूज होता है, जैसे कि 2% जेल और इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज effective against E. faecalis, effective against Candida albicans, and it has long-lasting action due to substantivity. स्मीयर लेयर रिमेंबर रिमूव नहीं करता, इसलिए इरिगेशन के साथ कॉम्बिनेशन जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट, इंट्राकेनाल मेडिकामेंट ड्रेसिंग को 1 वीक के बाद रिप्लेस करना चाहिए। क्यों? टाइम के साथ डिल्यूट हो जाता है, इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेरी फीलिंग्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मेडिकामेंट प्लेस करने के बाद असेस कैविटी को सील करना, इसलिए यूज होते हैं टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल। अगर सील प्रॉपर नहीं है तो बैक्टीरिया दोबारा एंट्री कर सकते हैं, एंटायर सिस्टम तक फेल हो सकता है। सो एंटायर ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। आइडल रिक्वायरमेंट क्या है टेम्परेरी फिलिंग की? ये हर्मेटिक सील प्रोवाइड करे, ड्रेसिंग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, जल्दी हार्ड हो जाना चाहिए, मास्टिगेटरी फोर्सेस विद स्टैंड करना चाहिए, इजी प्लेसमेंट और रिमूवेबल होना चाहिए। कौन कौन से कॉमन मटेरियल है? वी यूज कैविट। ये क्लिनिकली सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेरी मटेरियल हैं। तो दोस्तों, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। क्लीनिंग, शेपिंग, इरिगेशन, इंट्राकेनाल मेडिकेशन, टेम्परेरी सीलिंग। अगर इनमें से एक भी स्टेप कंप्रोमाइज हो गया तो फाइनल आउटकम अफेक्ट हो सकती है। इसलिए एक सक्सेसफुल रूट केनाल का सीक्रेट है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन विद प्रॉपर टेक्निक।